जी हाँ, ये एक सच्चा वाकया है जो मेरे सबसे बड़े भाई के साथ दरपेश आया। हालांकि इनके साथ पेश आने वाले इस सानहे को दोहाहे बैठ चुकी है, लेकिन पिछले वक्त में बर्पा होने वाली वो हौलनाकियां आज भी उनके जहनी दरीचों में तरोताज़ा है। खुद के वजूद में मौजूद हैकर भी वो जहनी तौर पर खुद में मौजूद नहीं होते। ये 1990 के अवाइल का दौर था जब वो लड़कपन में कदम रख ही रहे थे। अंजुम 5th में पढ़ते थे, लेकिन मिजाजना काफ़ी शरीर और शैतान भी थे। हमारा घर लाहौर के सरहदी एरिया में वाक़े एक गांव में था। 90 की दहाई का बाहरी लाहौर काफ़ी उजाड़ भी था और वीरान भी। बहुत से गांव आज जहां DHA हाउसिंग सोसाइटीज़ बन चुकी हैं, वहां कभी फ़कत खेत खलियान जोहर टीले हुआ करते थे। हर गांव में चंद दर्जन घर और चंद सौ नफूस लोगों पर मुश्तमिल आबादियां हुआ करती थी। एक गांव की दूसरे गांव से मुसाफत मीलों दूर हुआ करती थी। हमारे गांव का मोहन वकू भी कुछ ऐसा ही था। छोटी सी आबादी पर मुश्तमिल काफ़ी पुराना गांव था, जहां एक अदद मस्जिद जो मसलकी जुम्बिश से आज़ाद, एक अदद सरकारी स्कूल और स्कूल के साथ मुल्हका एक कब्रिस्तान था। मस्जिद तो गांव के अंदर ही मौजूद थी, लेकिन स्कूल और कब्रिस्तान गांव से बाहरी हुदूद पर था। ये किस्सा जो मैं अब सबसे गोश गुजार करने जा रहा हूं, उसका बड़ा रास्त ताल्लुक भी स्कूल में मौजूद इहाते में खड़े एक बड़े पुराने बरगद के दरख्त से है, जो अपने हीलो हैत की मुनासबत से काफ़ी बूढ़ा हो चुका था। ज़मीनी जोड़े अब पूरे दरख्त पर फैल चुकी थीं। बरगद का दरख्त जितना वसी था, देखने में इतना ही पुरस्रार भी। ये मई की सख्त तपती दोपहर थी। दिन 2 बजे का वक्त होगा। मेरा भाई और उसका दोस्त शुजात, जो आज स्कूल में छठी से पहले अपनी तख्ती वहीं भूल आया था और याद आ जाने पर वापस तख्ती ढूंढने स्कूल की तरफ निकल आए थे। स्कूल तो दिन 11 के बाद बंद हो जाता, इसलिए इन दोनों ने दीवार फलानत कर स्कूल में तख्ती ढूंढने की कोशिश शुरू की। तख्ती मिली या नहीं मिली, लेकिन सख्त तेज सूरज की जलन से तंग आकर वो दोनों बरगद के बूढ़े दरख्त के नीचे जा बैठे। कुछ देर बैठकर खुशगप्पियों के बाद शुजात ने पेशाब की हाजत को महसूस किया और वही दरख्त की जड़ में पेशाब कर दिया। इसकी देखा देखी भाई ने भी वही पेशाब करना चाहा, लेकिन इस हरकत से पहले ही भाई ने अपनी कमर पर एक जोरदार थप्पड़ महसूस किया। भाई बताते हैं कि वो इस थप्पड़ की ज़रब के बाद होश व हवास से मावरा बेहोश हो गए थे। मगरिब की आज़ान हो रही थी। जब उन्हें दोबारा होश आया, 4-5 घंटे वो यूं ही बेसुध और बोश रहे। भाई अपनी कमर पर शदीद जलन महसूस कर रहे थे, जैसे कि किसी ने जलती लकड़ी से सीका हो। कुछ लम्हात के बाद जब वो अपने मुकम्मल हवास व खमसा में आए तो उन्हें शुजात का ख्याल आया, लेकिन शुजात इनके आसपास न था। वो डर के उठे और दरख्त की पिछले तरफ मुड़े तो देखा कि शुजात बेसुध पड़ा। मुंह से जबान बाहर निकली। वो चेहरे का रंग नीला और माथे पर रग उस तरह उभरी हुई थी कि जैसे वो शदीद तकलीफ में हो और तकलीफ की शिद्दत इस कदर के बर्दाश्त से ही बाहर हो। शुजात की ऐसी हालत देखकर भाई ने सरपट बाहर की तरफ दौड़ लगाई, कांपते लरसते हुए। हाथ पांव का सहारा लेते स्कूल की दीवार फलानत के गांव की तरफ सरपट दौड़ लगा दी। भाई गिरता पड़ता घर के बाहरी दरवाजे पर पहुंचकर जोर जोर से चीख और रो रहा था और ऊंची आवाज में बोल रहा था, वो शुजात मर गया स्कूल विच। और शुजात स्कूल विच मर गया। जिसने आसपास वाले हमसाए घर वाले सब ने जब शुजात ये की आवाज सुनी और अबतर हालत देखी तो स्कूल की तरफ दौड़ लगा दी। स्कूल तो था भी गांव की हुदूद से बाहर, तो देखा देखी आधे से ज्यादा गांव स्कूल की जानिब लपका। कुछ देर बाद गांव के कुछ लोग शुजात को उठाए इसके घर पर ले जा रहे थे। अम्मा बताती थी कि इस रात भाई को शदीद बुखार हो गया। भाई बिल्कुल चुप हो चुका था, ऐसे जैसे कि गूंगा हो या किसी ने लब ही सनल दिए हो। बस छत को घूरते रहे और फिर नींद बेहोशी की हालत में चले गए। माँ जी और दादी पहले तो भाई के माथे और हाथ पांव पर पानी वाली पट्टियां करती रही, लेकिन जब फर्क ना पड़ा तो भाई की कमीज अतारी कर
सीने पर पट्टियां करना चाहिए, लेकिन सूरत हाल तब ज्यादा परेशान हो गए जब भाई को नींद बेहोशी की हालत में भी ठाकुर कमीज उतारी माँ जी की तो चीख ही निकल गई। भाई की कमर पर थप्पड़ का गहरा नीला निशान था और निशान पर से मांस उधड़ा हुआ भी। दादी कमर पर मार के इस निशान को देख समझ चुकी थीं कि मामला आसीबी है, इसलिए उन्होंने माँ जी को चुप करवाया और बोली कि बस तौबा करो, कुरानी आयत का वर्द करते हुए लड़के पर फूंकती रहो, बच्चा डर गया है। ये शदीद बुखार भी इसी वजह से ही है। रात देर गए तक अब्बा जी घर आए तो उन्होंने बताया कि शुजात की हालत बहुत खराब है, ऐसा लगता है जैसे किसी ने शदीद ज़दोकूब किया है और इस वजह से वो मिर्गी में चला गया। माँ जी बताती हैं कि इस रात जब वो तहज्जुद से कुछ पहले जागी तो उन्होंने देखा कि भाई सरहाने दीवार पर साया बना खड़ा है, जैसे कोई जीरू से खड़े हुए घोर रही हो। जसामत न थी लेकिन साया जरूर था और वो नक्श भी फकत दीवार पर था। भाई की आंखें खुली हुई थीं, लेकिन आंखों पुतलियां बिल्कुल सफेद, चेहरा पीला जर्द और शदीद अस्त में। दीवार पर इंसानी साया, लेकिन वजूद का न होना, भाई की आंखों का मुड़ जाना और पुतलियों का गायब हो जाना, आंखों का बिल्कुल सफेद हो जाना। ये मंजर भयानक तो था, हौलनाक भी बहुत। माँ जी ने ऐसी खौफनाक मौजूदा हालत देखकर चीखें मारना शुरू कर दें और भाई के ऊपर जाकर लेट गई। ममता का एक साया था जो अपने बच्चे पर निछावर होना चाह रहा था। माँ जी को यूं चीखते सुनकर दादी, अम्मा और अब्बा जी लपक कर कमरे की तरफ दौड़े, लेकिन इनके कमरे में घुसते ही मंजर मुख्तलिफ था। ना तो अब वो पुरअसरार साया था जो भाई को घोर रहा था और ना ही भाई की अबतर हालत, वो पुरसुकून थे और गहरी नींद में थे। आंखें बंद और सही हालत में थीं। अब्बा जी ने अम्मा को पकड़कर भाई से अलहदा किया और बोले कि हौसला रखो, बच्चा बुखार में है, 1-2 रोज में ठीक हो जाएगा, तो गम न कर, हौसला रख, पागल मत बन। लेकिन अम्मा ने रोते हकलाते हुए अब्बा जी को कुछ देर पहले की वो सारी खौफनाक सूरत हाल हरफ बा हरफ बताई। तो दादी ने माँ जी से कहा कि तुम वुजू करके तहज्जुद की नमाज पढ़ लो और बच्चे के पास बैठकर कुरान पाक तिलावत करो। हमारा बच्चा इंतहाई खतरनाक सूरत हाल में गिरा है, इस पर नादीदा कुव्वतों, आसिब, जिन्नात, शैतानी चीजों का साया हो गया है। अल्लाह पाक हम सब पर रहम करे। 3 दिन गुजर चुके थे। भाई जूं के तू सख्त बुखार में मुब्तला और होश में ना थे, लेकिन दूसरी तरफ शुजात था जो अगले दिन ही भला चंगा हो गया था। ना तो उसे अब कोई बुखार था और ना ही कोई खौफ डर, बस एक बदलाव था। तो वो था कि होश में आने से लेकर अब तक शुजात बिल्कुल खामोश था, कुछ खाता पीता नहीं था। ज्यादा असरार आबाद की कोशिश की जाती तो आगे से इस कदर जहरीली मुस्कुराहट से देखता कि अगला इंसान बोलना चाहकर भी खामोश हो जाता। शुजात की आंखें हर वक्त लाल और अजीब सी रोशन रोशन रहती थीं। आखिर चौथे रोज वालिद साहिब के साथ इनके पीर भाई घर तशरीफ लाए थे। पीर भाई पूरे एक दिन घर में रहे और ज्यादा वक्त बंद कमरे में भाई के पास ही गुजारा, जाते हुए घर के बाहरी दरवाजे और चारों कोनों में घोड़े की नाल लोहे के केलों से ठोंक कर चले गए। माँ जी बताती हैं, वो जाते हुए अब्बा जी से सख्ती में तंबीह करके गए थे कि बच्चे को दोबारा हरगिज स्कूल और इस बूढ़े बरगद के दरख्त की तरफ मत जाने दे। कुछ अरसा इसे बिल्कुल अकेला मत छोड़ना, इसके आसपास हर वक्त कोई मौजूद होना चाहिए। इस पर शैतानी साया हो गया, जो एक बार किसी से चिमट गया तो मरकर ही पीछा छोड़ते हैं। मैंने इसके गर्द हिसार बांध दिया है, जिससे ये इस कदर तक महफूज है कि उसे कोई जानी नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं, लेकिन आसाबी खौफ इस पर हमेशा मौका महल देखते हुए मुसल्लत करते रहेंगे। अब अम्मा और अब्बा जी की यही कोशिश होती थी कि भाई घर से बाहर ना निकलें और कोई ना कोई आसपास मौजूद रहे।
भाई की तब दोबारा ज्यादा खराब हुई जब हमारी हवेली जहां हम अपने माल जानवर बांधते थे वहां अब्बाजी के साथ जिद लगाकर चला गया। पहले तो भाई पास ही मौजूद रहा, लेकिन फिर अब्बाजी ने भाई को हवेली के पिछले कमरे में कुछ लेने के लिए भेजा। अभी कुछ सेकंड ही गुजरे होंगे कि भाई जोर जोर से चीखें मारना शुरू हो गए। अब्बाजी भागम भाग पिछले कमरे पहुंचे तो देखा कि भाई नीचे जमीन पर गिरे तड़प रहे, मुंह सी झाग निकल रही है और आंखें उल्टी हुई पड़ी हैं, बिल्कुल ऐसी ही जैसे इस रात अम्मा ने देखी थी, सिर्फ सफेद और इंतहाई डरी हुई। वो वक्त वाकई ही बड़ा असाब शिकन और मुश्किल था। अब्बाजी भाई को जैसे तैसे बड़े ही ओखे अंदाज में घर लाए, क्योंकि भाई इगरा भी रहे थे, सिसक और तड़प भी रहे थे। गुस्सा और तकलीफ का मिला जला रद्द अमल था। और हैरत तो तब हुई जब भाई घर में आते ही पुरसुकून और भले चंगे हो गए थे, लेकिन गहरी नींद में चले गए थे। इससे अगले दिन ही अब्बाजी अपने पीर भाई से मशावरत के बाद भाई को लेकर मुल्तान अपने मुर्शिदों के पास चले गए, जहां मुर्शिदों ने भाई पर दम व दुरूद किया और एक अदद तावीज़ भी लिखकर गिले में पहना दिया और अब्बाजी से कहा अब अपने बेटे की इस गांव से हिजरत करवा दें, अल्लाह पाक बेहतर करेगा। उन्होंने इस ज्यादा कुछ और बताने से गुरेज ही रखा। अब्बाजी ने मुल्तान से वापसी पर भाई को लाहौर अंदरून शहर अपने चचाजाद भाई और हमारी सगी खाला के घर रहने के लिए छोड़ दिया। तकरीबन 1 साल से ज्यादा अरसा के बाद शुजात की बोड़े दरख्त से फांसी लगी लाश मिली। लोग और उसके घर वाले बताते हैं कि शुजात स्कूल वाले वाक़े के बाद बड़ा ही अजीब और पुरअसरार हो चुका था, किसी के सामने कुछ खाता पीता नहीं था, हर वक्त खामोश और बिला का जिद्दी हो गया था। कोई कुछ कहे डांटे मारे तो बड़ी अजीब सी शैतानी मुस्कुराहट लिए अगले बंद को घूरता रहता था। मौसमों और इनकी शिद्दत से बेनियाज सारा दिन आवारा और सुनसान खेतों में घूमता रहता था। शुजात के घर वाले बताते हैं पहले शुरू में 2-4 बार तो रात को गायब हो जाता था और फजर से पहले घर दरवाजे के बाहर बैठा मिलता था। लोगों ने तो यहाँ तक बताया कि वो अक्सर आधी रात को बूढ़े बरगद के दरख्त के ऊपर बैठ जाता और जोर जोर से कहकी लगाया करता था। और एक दिन बिला आखिर पुरस्रार अंदाज में खुदकुशी का मुर्तकिब ठहरा। हमारा भाई दहाओं बाद भी आज तक अंदरून शहर में ही रहता है, जहनी तौर पर इंतहाई पस्त और थका उलझा सा। आज सालों गुजरने के बाद हमारे गांव के इर्द गिर्द बड़ी खूटियां और खूबसूरत सड़कें पाक तामीर हो चुकी हैं। स्कूल भी ना रहा और ना ही वो बड़ा बूढ़ा पुराना बरगद का दरख्त।